आपको पता है क्या होते हैं ग्लेशियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और एक ग्लेशियर हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर काम क्यों आते हैं, पहले ये समझिए। और ग्लेशियर हमारे लिए जरूरी क्यों है? ग्लेशियर हमारे लिए बेटा इसलिए जरूरी है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है जहां पर आइस है, ठीक है, इस पूरे एरिया में आइस है, तो यहाँ पर जब सनलाइट पड़ेगी, मान लीजिए पूरा एरिया आइस से कवर है, जब यहाँ सनलाइट पड़ेगी तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी, कांच की तरह काम करता है। इसीलिए जब आप बर्फ की परत पे जाते हैं तो आपको चश्मे पहनने की जरूरत होती है, क्योंकि आप आंखों से अंधे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो चश्मा पहन लीजिए। दूसरा, जब वो रोशनी वापस रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, धरती पर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये जमीन जो व्हाइट होती है धरती पर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती। बट अगर ग्लेशियर पिघलने लगे और एक बड़ा सा लैंडमास ब्राउन कलर का हमें दिखने लगा तो पता है क्या इश्यूज आएंगे? इसके बाद यहाँ पर इश्यूज यही आएंगे बेटा कि हम इन चीजों को किस तरीके से वर्केबल बनाएं। भाई अगर ब्राउन जमीन आ गई, ठीक, और वहां से सनलाइट अब रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो क्या होगा, जमीन गर्म होगी। अच्छा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो और भी बड़े इश्यूज होंगे। ग्लेशियर पिघलने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। समुद्र अगर 2 मीटर भी ऊपर बढ़ गए या 1 मीटर भी ऊपर बढ़ गए तो कितनी बुरी हालत होगी। अभी तो मिलीमीटर में बढ़ रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, अगर मीटर्स में बढ़ने लगे तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम उन लॉसेस को कैसे बेयर करेंगे। ऐसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो वो मीटर्स में बढ़ेंगे तो हम उनको कैसे बेयर करेंगे। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर ये मीटर्स में बढ़ेंगे तो कितना में नुकसान करेंगे, ठीक है। नेचर कम्युनिकेशन ने एक अध्ययन किया है जिसमें कहा आर्कटिक महासागर 2030 या उससे पहले अपने बर्फ मुक्त दिन अनुभव कर सकता है। मतलब जो आर्कटिक महासागर है वहां पर आने वाले टाइम पर क्या नहीं मिलेगी, आइस नहीं मिलेगी। अब आइस नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर कम रूप से परिभाषित किया गया। अब यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है इनके उत्सर्जन के चक्कर में यहाँ पर बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है ना। अब ये मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी संभावना बढ़ रही है। अभी तक ये उम्मीद थी कि ये जलेगा, जल्दी से बर्फ यहाँ की पिघलेगी, बट आज मानव रूपी ऐसी संभावनाएं बढ़ी हैं कि ये चीजें और खराब होंगी और चीजें बुरी तरीके से बढ़ेंगी तो दिक्कतें होंगी। MIT क्लाइमेट पोर्टल 2023 के अनुसार आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से सिकुड़ रही है और 40 वर्षों में इसका विस्तार प्रति दशक 12.6 से घट रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये अगर लगातार इसी तरह घटती रही, खत्म होती रही, तो एक ऐसा समय आएगा जब हमें हमारे इस क्षेत्र में बर्फ मिलेगी ही नहीं। अब ये आर्कटिक का क्षेत्र कौन सा होता है, अगर आर्कटिक ओशियन आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास एटलस, तो पहले एटलस उठाइए और एटलस में देखिए आर्कटिक रीजन का है, अंटार्कटिका रीजन है, आर्कटिक रीजन है, कौन कौन सी कंट्रीज वहां पाई जा रही है, ये अभी से ऑब्जर्व करिए। और वहां पे बर्फ कैसे पाई जाती है, ग्रीनलैंड वगैरह के एरिया अगर आप देखेंगे तो हमें बर्फ वगैरह पाई जाती है ना। तो ऊपर से आप आइए, मतलब ये जहाँ ग्रीनलैंड है, जहाँ कनाडा है, जहाँ रशिया का कुछ भूभाग है, वहां पे आपको आर्कटिक रीजन मिलता है। तो वहां की यहाँ पर बात की जा रही है, आइए उसके बारे में हम यहीं पे देख लेते हैं। आर्कटिक रीजन कहाँ पाया जाता है, इसको यहाँ से समझने की देर है। तो ये देखिए हमारा आर्कटिक रीजन जो दिख रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आर्कटिक रीजन जो है कहाँ फैला हुआ, आर्कटिक रीजन जो है नॉर्थ पोल के साथ है और एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें कौन कौन आता है, कनाडा आता है, USA आता है, रूस आता है, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, आइसलैंड आता है एंड ग्रीनलैंड का नॉर्दर्न पार्ट आता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा आता है, कनाडा, USA, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड है ना, और आइसलैंड आता है। अंटार्कटिक महासागर इन्हीं भूमियों के बीच है और आर्कटिक सर्कल के नाम से एक काल्पनिक रेखा भी बनी हुई है जो 66 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ पर, और ये सौर विकिरण को परिभाषित करती है। मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा जो आती है वो विकृत होती है। मतलब जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई सनलाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस घूम के ऊपर चली जाती है। बट अगर यहाँ पर बर्फ खत्म हो गई तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस चीज को गर्म करने लगेगी, इसको गर्म करने लगेगी तो हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत, आर्कटिक सर्कल में जो बर्फ है जब वो पिघलेगी तो फिर हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगी ये चीजें। अब ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट वहां का क्या है बेटा, वहां की ज्योग्राफी और क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर वृक्ष विहीन है। अब वृक्ष विहीन क्यों है, क्योंकि बर्फ है, बर्फ में तो वृक्ष हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, ट्रीलेस टुंड्रा रीजन है और कुछ माउंटेनियस एरिया है। जमीन का अधिकांश भाग स्थायी रूप से जमा हुआ है। अब यहाँ क्या होता है कि सिर्फ ऊपरी परत ही गर्मियों में पिघलती है। अब यहाँ पर क्या है, जो ऊपरी परत है वही पिघलती है, बाकी जो है बर्फ से ढकी रहती है। जैसे ग्रीनलैंड है, नाम ग्रीन है पर है पूरा बर्फ से भरा हुआ।
अब यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत मोटी आइस शीट है, ठीक है, परमानेंटली उससे जमी हुई है। अब डे की बात करेंगे तो दिन का प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो 6 महीने पड़ता है, 6 महीने के बाद लगातार फिर प्रकाश रहता है, फिर दोबारा सर्दी आती है, प्रकाश कम हो जाता है, ठीक है। और गर्मी में थोड़े समय के लिए अंधेरा रहता है। तापमान है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना, तो यहाँ पर अंतरदेशीय तापमान -90 मतलब -68 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और गर्मियों में कितना पहुंचता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी बर्फ नहीं पिघलती इतनी जल्दी, पर सोचिए -68 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर है। गर्मियों में भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं, मतलब आपके जैकेट कपड़े उतर नहीं सकते। वहां जाने का सिंपल सा मतलब है, आप कभी ग्रीनलैंड घूमने जाइए तो आप जैसे ही उतरेंगे आपको पहले गॉगल्स लगाने पड़ेंगे, डार्क ब्लैक सनग्लासेस, उसके बिना वहां रुक नहीं सकते क्योंकि जो बर्फ है वो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन देती है सनलाइट का। किसी भी आइस के प्लेस पे चले जाइए आप, गुलमर्ग चले जाइए, पहलगाम चले जाइए, ठीक है, स्विट्जरलैंड चले जाइए, वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, अगर आप वहां जाते हैं तो आपकी आइस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, उन चीजों को यहाँ से रेगुलेट करने की कोशिश जरूर की जाती है। वनस्पति और जीव, ठीक है, पौधे, पेड़ दुर्लभ है, केवल दक्षिण क्षेत्र में उगते हैं, जैसे टुंड्रा में लाइकेन, काई, घास और कुछ फूलदार उगते हैं। आर्कटिक में ध्रुवीय भालू, करीबू, आर्कटिक लोमड़ी, आर्कटिक खरगोश, ग्रे भेड़िया, सील, वालरस, वेल और विभिन्न मछलियां पाई जाती हैं। बर्फीला उल्लू जैसे पक्षी साल भर रहते हैं, जबकि अन्य गर्मियों के दौरान प्रवास करते हैं। मानवीय उपस्थिति, स्वदेशी लोग में नेट्स, खाखा, इन्वेक्स, चुक्की, सामी, इनुइट, लेआउट सभी पारंपरिक रूप से आर्कटिक में निवास करते हैं और छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। 90 के दशक में खनन और तेल ड्रिलिंग के उद्योग बढ़े, जिसके चक्कर में यहाँ बड़े कस्बे और शहर बसे। तो ग्रीनलैंड में भी आज आपको बड़े टाउन मिलेंगे, पर वहां पे एक ही मॉल मिलेगा, एक ही प्लेस मिलेगा, एक ही कैफे मिलेगा, फिर भी वो थोड़ा डेवलप है। अब की फाइंडिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नियर टर्म आइस फ्री सिनेरियो। आइस फ्री सिनेरियो का मतलब क्या हो गया, अगर 9 सिमुलेशन प्रोजेक्ट किए गए हैं, आइस फ्री डे जो होगा सितंबर 2027 में आ जाएगा, अगर ऐसे वार्मनेस रही तो। अब एक्सटेंड आइस फ्री पीरियड अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आइस फ्री पीरियड जो होगा वो 11 से 53 दिन तक चलेगा, है ना। जो पहला आइस फ्री मंथ होगा आर्कटिक, मतलब पहली बार ऐसा होगा आर्कटिक में आइस नहीं मिलेगी। टाइमिंग अनसर्टेन, अब ये हमें नहीं पता आइस फ्री ये कब होगा, बट ये पक्का है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जिस तरह चल रहा है बहुत तेजी से हमें आइस फ्री एरिया मिलेगा। फिर ड्राइविंग फैक्टर्स, अनप्रेसिडेंटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है एक्सेलरेट करेगा आर्कटिक सी को, ठीक है, ताकि आइस डिक्लाइन करे। ग्लोबल सरफेस जो है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का रिकॉर्ड हाई जाएगा, जो रिपोर्ट किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO द्वारा, जो विश्व मौसम विज्ञान है, उसने बताया कि ये सारे इश्यूज आने वाले समय पर आएंगे। और अगर बेटा ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें आती हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आपके लिए बनेगी, ठीक है। तो समय अनिश्चित है, अभी भी हमें नहीं पता कब ये चीज होगी, बट ये होगी जरूर, ये पक्का है। और जब बेटा बर्फ पिघलती है ना तो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। क्या बुरा होगा जब बर्फ पिघलेगी, जलवायु परिवर्तन होगा। एल्बिडो इफेक्ट जो होता है, एल्बिडो इफेक्ट मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपसे ये बोला कि बेटा एल्बिडो इफेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब उन चीजों को हम रेगुलेट करते हैं, ये मान लीजिए बर्फ है, बर्फ का जो विसर्जन है, मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो चीजें कम हो जाएंगी। जब वो चीजें कम हो जाएंगी तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोलर एनर्जी बार बार जो होगी वो प्रॉब्लम देगी, और ज्यादा सोलर एनर्जी जब हम ओशियन में डालेंगे तो ओशियन का वाटर जो कोल्ड करंट है वो वार्म करंट हो जाएगी, तो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से बदलने लगेगा। सी लेवल बढ़े, अभी क्या है 3.6 मीटर पर ईयर बढ़ रहा है और ये और तेज हो जाएगा। ग्रीनलैंड की आइस शीट पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो 6 मीटर तक कोस्टल एरिया बढ़ जाएगा। कितना? 6 मीटर तक। और बेटा अगर 6 मीटर्स बढ़ता है तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। डिसअपीयरेंस ऑफ द आइस पोजेस सेवरल चैलेंजेस आर्कटिक इकोसिस्टम में। क्यों? यहाँ पर पोलर बियर है ना, वॉर्डलस, आर्कटिक फॉक्स, स्नोई ऑल्स, ये सब जो होंगे ये अपना हैबिटेट खो देंगे और धीरे धीरे ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मैरीन एनिमल जो होंगे माइग्रेट करेंगे, है ना, फर्दर नॉर्थ। अब ये फर्दर नॉर्थ चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये ठंडे में रहने वाली स्पीसीज है। जब यहाँ पर बर्फ खत्म होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आर्कटिक वार्म हो जाएगा 4 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, तो इकोसिस्टम को खराब करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ फूड जो आर्कटिक कम्युनिटीज की उनको बदलेगा। देखिए एक अच्छी चीज ये है कि आपको एक नया आइलैंड मिल जाएगा, एक नया कॉन्टिनेंट मिल जाएगा एक्चुअली रहने के लिए। बट कंसर्न ये है कि अगर नया कॉन्टिनेंट आपको मिलता भी है, जैसे ग्रीनलैंड में भी बहुत आबादी नहीं है, बट अगर वहां लैंड खुलेगा तो जब बर्फ पिघलती है तो एक प्रॉब्लम और होती है बच्चों, बर्फ पिघलने से उसके नीचे जो वनस्पति जमी होती है
बहुत सालों की, वो जब खुलती हैं और जमीन खुलती है तो वहां से बहुत ज्यादा खतरनाक गैसेस निकलती हैं, वो भी इन्वायरमेंट को दूषित करेंगे। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा लैंड मिलेगा रहने के लिए, सब कुछ होगा, बट ये आइस फ्री डे जिस दिन आएगा उस दिन बहुत सारी चीजें खराब होंगी, बहुत सारी चीजें बर्बाद होंगी। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम बिल्कुल अपनी चीजों से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें होनी जरूर है, आज नहीं तो कल आइस फ्री डे आना है। अब यहाँ पे बात आती है इस चीज को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, ये आइस फ्री डे हमें ध्यान रखना है, ये चीज हमारे पास ना आए। अगर ये आती है तो हमारी बहुत चीजें बदलेंगी और इसको आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, ये आपको याद रखना है। अगर इसको बदलना है तो अपनी बहुत चीजें हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक, अब बच्चे ने पूछा है कि